बोर्ड्स में जब भी क्वेश्चन पेपर सेट होता है ना, तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है स्टेट ओम्स लॉ या वीआई ग्राफ के बारे में पूछ लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें बताता है कि तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। एसआई यूनिट हमें देखनी है तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। इन दोनों को हमने काटा तो हमें मिला ओम मीटर। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम मीटर। टाइप ऑफ मटेरियल, दूसरा लेंथ है ना, और तीसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, कैसे वायर में से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने बात की थी, है ना। करंट को और वोल्टेज को कौन से डिवाइसेस के से हम लोग मेजर करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ओम्स लॉ। इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। बोर्ड्स में जब भी क्वेश्चन पेपर सेट होता है ना, तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है स्टेट ओम्स लॉ या वीआई ग्राफ के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा। 3 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे अगर आपने इस टॉपिक को आज अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होती है तो कमेंट्स में मेंशन करो, मैं हूं ना। साथ के साथ नोट जरूर बनाते रहना। ठीक, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उन कमेंट्स में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका रिप्लाई देने की। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बेटा, ओम्स लॉ है क्या एग्जैक्टली? देखो, ओम्स लॉ हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें बताता है। किस तरह से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओम्स लॉ हमें ये बताता है, इन तीनों की रिलेशनशिप बताता है। तो अगर सबसे पहले मैं करंट की और वोल्टेज की बात करती हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी आपको पता नहीं है, रेजिस्टेंस बताएंगे अभी। पहले करंट और वोल्टेज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई ओम्स लॉ में इसकी रिलेशनशिप क्या बताई गई है। देखो बेटा, सबसे पहले ये बताया गया है कि भाई एक कंडक्टर में से कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। एक कंडक्टर में से कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भाई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी कम बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। ठीक है, तो करंट बढ़ा तो वोल्टेज भी बढ़ी, करंट कम हुआ तो वोल्टेज कम हो गई, है ना। या हम ये बोल सकते हैं वोल्टेज बढ़ी तो करंट भी बढ़ा, और वोल्टेज कम हुई तो करंट भी कम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई करंट की और वोल्टेज की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कि भाई जो कि भाई ये हमें क्या बता रहा है कि एक कंडक्टर में से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की, जो भी उसके अक्रॉस पास की जा रही है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से रेजिस्टेंस जो है इसके साथ इंटरकनेक्टेड है वोल्टेज और करंट के। होता क्या रेजिस्टेंस मैम? देखो बेटा, किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने में से कुछ अमाउंट में करंट को पास होने दे रहा है। ठीक है, ठीक है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो अपने में से करंट को पास होने दे रहा है कुछ अमाउंट में, है ना। अब रेजिस्टेंस क्या है कि भाई वो मेजर कि वो कितने अमाउंट में उस कंडक्टर में से करंट को पास होने से रोका जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, एक मेजर होता है कि भाई कितने अमाउंट में करंट को उस कंडक्टर में से पास होने से रोका जा रहा है, रुकावट पैदा की जा रही है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर करंट की बात हो रही है, तो यानी कि हम ये बोलेंगे ना कि भाई करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना। करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रुकावट कम। और अगर करंट कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रुकावट ज्यादा। करंट कम आ रहा है तो यानी कि ज्यादा अमाउंट में करंट को रोक दिया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है और यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। ऑलराइट,
तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा ना तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ आएगा इक्वल टू, और यहाँ पर हम R कांस्टेंट ले लेते हैं, साथ में लगा देते हैं I। R जो है ये कंडक्टर का कांस्टेंट होता है, ठीक है। R इज द कंडक्टर्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट, कि भाई किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात करें, सब कंडक्टर एक जैसे तो नहीं होते ना, कुछ गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं, है ना। तो हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी अलग रेजिस्टेंस है ना भाई, अलग अलग अमाउंट में वो करंट को अपने में से फ्लो होने देगा, कोई ज्यादा अमाउंट में फ्लो होने देगा, कुछ कम अमाउंट में फ्लो होने देगा। तो लेकिन कंडक्टर अगर सेम टाइप का है तो उसका रेजिस्टेंस सेम टाइप का रहेगा, ये समझ लो, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो सेम टाइप का रहेगा। अब ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये बेटा वेरी करती है, ये जो कांस्टेंट है ये किस तरह से डिटरमाइन होता है कि भाई कौन से टाइप का कंडक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और टेम्परेचर पे। भाई कौन से टाइप का कंडक्टर है का मतलब क्या हुआ, वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कुछ प्रोवाइड करेगा, उस पे ये वैल्यू डिपेंड करेगी, और उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी कि भाई अगर लेंथ ज्यादा है उस कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ मत, ठीक है। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि भाई कितने अमाउंट में, ये उसका जितने एरिया में से करंट जो है वो क्रॉस करके जा रहा है। अगर वो एरिया बड़ा है तो ज्यादा अमाउंट में करंट जो है उसमें से पास हो पाएगा, है ना। देखो ज्यादा अमाउंट में करंट जो है उसमें से पास हो पाएगा, और अगर उसका एरिया कम है तो कम अमाउंट में करंट उसमें से पास हो पाएगा, सिर्फ यही करंट पास हो पा रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रुकावट ज्यादा, कम ही करंट जाएगा ना उसमें से। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का हमने देखा कि भाई अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड कर रही है कि भाई किस टाइप का कंडक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और टेम्परेचर पे कैसे कि भाई टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और टेम्परेचर कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये अभी हम लोग सब डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ आप समझो कि भाई R जो है हमारा रेजिस्टेंस ये कांस्टेंट होता है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, हम ये कह सकते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी की भाई कितने अमाउंट में अपने में से जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसमें से उसको रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। ऑलराइट, तो V क्या है बेटा, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। घबराओ मत, सब अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने सिर्फ ओम्स लॉ में इन तीनों के बीच की रिलेशनशिप जानी है कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। आगे देखो, अब कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसको सिंपल वे में, इसको हम जो इसका फॉर्मूला है वो इजीली कैसे याद कर सकते हैं। आप भी इस तरह से ट्रायंगल बना लेना, ऊपर V नीचे I और इधर R लिख लेना, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या हो गया, वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू R। अगर I का फॉर्मूला लिखना है तो मैम I का फॉर्मूला क्या होगा, देखो V अपॉन R, है ना, V ऊपर है R नीचे है। और मैम R का फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा, V अपॉन I, है ना, ठीक है। R का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन I, हमने देख लिया। तो इस तरह से हमने एक सिंपल ट्रिक के थ्रू ये जान लिया कि भाई ओम्स लॉ में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ की वो किस तरह से लिखी जाती है। V ऊपर लिख लो, I इधर लिख लो, R इधर लिख लो, ठीक है। तो बेटा हमने ओम्स लॉ के बारे में बात की, इंपॉर्टेंट था स्टेट ओम्स लॉ, डायरेक्ट सीधा बोल देना, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये हमने स्टेटमेंट देख ली। वोल्टेज करंट का ग्राफ जो होता है ये अब हम जानेंगे, ठीक है। तो VI ग्राफ ओम्स लॉ में कि भाई ये जो ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये जो स्लोप होता है ये हमें R दिखाता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये R है। कब, जब वोल्टेज y एक्सिस पे है और करंट x एक्सिस पे है। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है ना, कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा, है ना। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो करंट क्या है बेटा, करंट x एक्सिस पे है अभी और वोल्टेज y एक्सिस पे है। तो उस टाइम पे हमारा जो स्लोप होगा, है ना, जो स्लोप होगा ये रेजिस्टेंस होगी इसकी R,
ठीक है, ये क्या है, ये R रेजिस्टेंस है। अब अगर मान लो हमने वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रखा बेटा और करंट को वाई एक्सिस पे रखा, इस पे वाई एक्सिस पे हमने करंट को रखा और वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रखा, तब भी जो हमारा स्लोप है वो सीधा ही बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई, जितने अमाउंट में वोल्टेज बढ़ रही है उतना ही करंट बढ़ रहा है और जितना करंट बढ़ रहा है उतनी वोल्टेज बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर V को रख दिया, यहाँ I को रख दिया, तब भी हमारा जो स्लोप है ये सीधा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल्स टू IR, है ना, वोल्टेज ऊपर करंट नीचे, वोल्टेज ऊपर करंट नीचे, तो रेजिस्टेंस जो है वो R हो गई। अब अगर मान लो करंट ऊपर और वोल्टेज नीचे, करंट ऊपर और वोल्टेज नीचे, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, V, तो रेजिस्टेंस को इधर लेके आएंगे, है ना, V इज इक्वल्स टू IR, है ना, रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा और वोल्टेज इधर आ जाएगी, है ना, वोल्टेज कहाँ आ जाएगी, I के पास आ जाएगी नीचे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा बेटा, ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू I/V। ठीक है, तो I ऊपर और V नीचे है, जब हमारा I y एक्सिस पे है और V x एक्सिस पे है, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो होगा 1/R। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको ध्यान से, आपको करंट की और वोल्टेज की पोजीशन चेक करने के भी कौन से एक्सिस पे है ये। ठीक है, हमने ये दो चीजें देख ली। अब बेटा जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें से उठ के देखो क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि जैसे मान लो ये हमारे पास ग्राफ है, यहां पर वोल्टेज है और यहां पर करंट है। ठीक है, वोल्टेज y एक्सिस पे, करंट x एक्सिस पे। तो यहां पर भाई कौन से रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 ज्यादा है या R2 है। ठीक है, कौन सी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, R1 इज ग्रेटर देन R2, है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मान लो हमें कुछ इस तरह का दे रखा है ग्राफ कि भाई यहां पर करंट है, यहां पर वोल्टेज है और दो रेजिस्टेंस ऐसे, ये 1/R1, ये 1/R2। तो आपको ध्यान रखना है, ये R1 R2 नहीं दिया जाएगा, सिंपल ऐसे दो स्लोप दे दिए जाएंगे, आपको यहाँ करंट और वोल्टेज को ध्यान रखना है। ठीक है, करंट को और वोल्टेज को ध्यान रखना है, इसको यहां लिख लेते हैं, आपको यहाँ करंट को और वोल्टेज को ध्यान रखना है बेटा, इसको हटा ही देते हैं। देखो अब हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ है। ठीक है, यहां पर करंट है और यहां पर वोल्टेज है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा है, तो भाई इसकी रेजिस्टेंस तो ये तो हो जाएगी 1/R1 और इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 1/R2, तो ऑब्वियसली भाई ये रेजिस्टेंस ज्यादा हुई ना इससे। ठीक है, यहां उल्टा हो जाता है, तो ध्यान से इस आंसर को करना, यहां पर भी एक नंबर आपका हाथ में होगा। ठीक है, वोल्टेज और करंट की पोजीशन आप चेक कर लेना बेटा। ऑलराइट, ठीक है, आगे देख लेते हैं अब। तो हमने देखा VI ग्राफ भी देख लिया, ओम्स लॉ भी देख लिया। अब रेजिस्टेंस थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस अभी आपको बताया था बेटा कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो ये बताता है कि कितना अमाउंट में जो भी करंट उसमें से फ्लो हो रहा है उसको वो रेजिस्ट कर रहा है ना, वो कंडक्टर कितना अमाउंट में जो भी करंट उसमें से फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अमाउंट बता रहा है हमको, रेजिस्टेंस जो है वो अमाउंट बता रहा है। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, ठीक है, या रेजिस्टेंस के लिए कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके लिए हमें मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, किसी भी अप्लायंस को, तो हम क्या करते हैं बेटा, कंपोनेंट यूज किया जाता है। कौन सा कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा, रजिस्टर, इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जिस कंपोनेंट को यूज किया जाता है वो ये है रजिस्टर। अब रजिस्टर को आप देख रहे होंगे, इसमें अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे होंगे, है ना, ये रेड दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, येलो दिख रहा है। तो ये जो अलग अलग कलर्स है बेटा, ये क्या है, ये कलर कोडिंग है। ये क्या है, कलर कोड है। इन कलर कोड के थ्रू ही हम जो रजिस्टर है उसको रीड करते हैं कि भाई कितने अमाउंट में ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, रेजिस्टेंस की ओम। ऐसा यूनिट क्या होती है, इसको इस तरह से लिखा जाता है ओम को। ठीक है, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर।
1 ओम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर की। यानी कि अभी हमने देखा था रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? V अपॉन I के, है ना। तो 1 ओम रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और उस सर्किट में से करंट 1 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओम। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओम। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस देख लेते हैं हम, रियोस्टेट को बाद में पढ़ेंगे, पहले वेरिएबल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होती है भाई? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो कंपोनेंट जो कि बिना वोल्टेज को चेंज किए फ्लो ऑफ करंट को रेगुलेट करता है। हम अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं कि भाई वोल्टेज तो सेम होगी लेकिन करंट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग। तो उसको उनको बोला जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वोल्टेज चेंज किए बिना हम करंट को अपनी विलिंगनेस से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब रियोस्टेट इसका एग्जांपल है। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टर है जिसको कि करंट को रेगुलेट हम अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज, बिना सोर्स ऑफ वोल्टेज को चेंज किए। ठीक है, करंट को अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आई होप आपको रेजिस्टेंस समझ आया होगा बेटा। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, भी पीछे आपने पढ़ा था कि भाई किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो किस पे डिपेंड करता है? बेटा किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके नेचर पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। कंडक्टर की नेचर पे कि भाई किस टाइप का कंडक्टर है ना, उसकी लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि भाई देखो कुछ मटेरियल, पहले नेचर ऑफ मटेरियल की बात कर लेते हैं। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो कम हिंड्रेंस यानी कि कम रुकावट पैदा करते हैं जो भी करंट उसमें से पास हो रहा था उसके लिए। ठीक है, तो जो लेस हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं करंट को, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर गुड कंडक्टर्स। दे आर गुड कंडक्टर। जैसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि कुछ जो होते हैं वो ज्यादा हिंड्रेंस, ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर। ठीक, कि भाई ज्यादा अमाउंट में करंट वो अपने में से फ्लो होने नहीं दे रहे, तो उनको हम बैड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोला जाता है, ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो ये हार्ड प्लास्टिक जो होता है ये वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हार्ड प्लास्टिक। ठीक है, ये तो सबको पता ही है ना। तो हमने पहले बात की नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में। लेंथ देख लेते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होता है बेटा? जैसे मान लो रेजिस्टेंस जो है यहां पर, जैसे हमारे पास एक वायर है। ठीक है, एक वायर है, तो अब ये जो वायर है बेटा देखो इसकी एक सर्टेन लेंथ है, तो जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितनी कम लेंथ उतनी कम रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा। सिंपल। ठीक है, तो अगर ज्यादा लेंथ है तो ज्यादा रेजिस्टेंस है, और अगर कम लेंथ है तो कम रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है? लेंथ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी अगर लेंथ हम कंडक्टर की बढ़ा देंगे, है ना। अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, और अगर हम कंडक्टर की लेंथ कम कर दें तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। इसीलिए लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर्स को यूज किया जाता है ताकि ज्यादा रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, ऑलराइट। तो हमने बोला कि भाई रेजिस्टेंस ज्यादा हमारी कब होगी? लेंथ ज्यादा होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो लेंथ भी कम होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो हमने देखा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है बेटा? क्रॉस जितने एरिया में से कर रहा है करंट। ठीक है, करंट जो है कितने एरिया में से क्रॉस कर रहा है। जैसे मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम देख पा रहे हैं कि भाई
क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो फ्लो ऑफ करंट भी ज्यादा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो फ्लो ऑफ करंट भी कम हो गया, है ना, करंट भी कम अमाउंट में फ्लो हो पा रहा है। तो यहां से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, यहां से कम करंट फ्लो हो रहा है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड हो रही है, तभी तो करंट को जाने दे रहा है वो, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। हम क्या बोल सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का मतलब क्या है बेटा, कि हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ज्यादा अमाउंट में करंट को पास नहीं होने देगा। अगर आपने कभी देखा हो कि जो हमारी एसी की वायर होती है ना, जो हमारे गीजर की वायर होती है, इलेक्ट्रिक प्रेस की वायर होती है, जो हीटर की वायर होती है बेटा, वो मोटी होती है, थिक होती है, तभी तो। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा अमाउंट में करंट चाहिए, ज्यादा वोल्टेज चाहिए, है ना, अपने में से फ्लो होने के लिए। तो क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। अब करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस वो कम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, करंट को ज्यादा अमाउंट में जाने दे रहे हैं। जाओ 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 जाओ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गई, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। ऑलराइट, ये हमको समझ आ गया। तो क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब R जो है वो हमारा डिक्रीज होगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इंक्रीज कर दिया, और R हमारा इंक्रीज होगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा कंडक्टर का वो उतना ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को फैसिलिटेट करेगा, जाने देगा, जिससे कम अमाउंट में रेजिस्टेंस होगी, है ना, रुकावट कम अमाउंट में पैदा होगी। ऑलराइट, तो ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने देखा कि भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ के बीच में रिलेशनशिप रेजिस्टेंस के साथ, कि भाई हमने देखा कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है ना, लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, L ऊपर आ जाएगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, R प्रोपोर्शनल हो गया L अपॉन A पे। अब ये R जो है, हम ये जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है ये हटाना है और इक्वल टू रखना है, तो कुछ तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट रखेंगे बेटा, इक्वल टू का सिंबल लगाया, यहाँ हमने लगा दिया रो। ठीक है, रो L अपॉन A। तो ये जो रो होता है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टिविटी। ये क्या है बेटा, रो क्या है, रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ये। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो बेटा, किसी भी कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उस कंडक्टर की विशेषता है कि भाई ये कंडक्टर जो है ये इतने अमाउंट में करंट को जाने से रोकेगा। अब वहां पर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी डिपेंड नहीं करता, कुछ भी इससे अफेक्ट नहीं करेगा कि भाई लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यहाँ सिर्फ नेचर से लेना देना है। नेचर मतलब हम सीधा बोलेंगे कि भाई कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, टंगस्टन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ सीधा कंडक्टर की बात हो रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस में हमने अमाउंट की बात की थी कि भाई कितने अमाउंट में करंट को जाने दे रहा है, मतलब रुकावट पैदा कर रहा है, सीधी सी बात। रेजिस्टेंस में हमने अमाउंट की बात की थी, कितने अमाउंट में करंट को वो अपने में से पास होने दे रहा है। और रेजिस्टिविटी में हम उस जो कंडक्टर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बता रहे हैं। आया समझ कि भाई गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड के अंदर जो भी एटम्स होंगे, भाई हर एक एटम कुछ ना कुछ तो रुकावट पैदा करेगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा। हर एक एटम अपना काम कर रहा है यहाँ पर। तो वहां हमें लेंथ से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई लेना देना नहीं है रेजिस्टिविटी के अंदर। ऑलराइट, तो रेजिस्टिविटी जो है, हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया तो हमने ये रो लगा दिया, रो,
ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे ऐसा यूनिट बनानी है इसकी, पहले तो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या होगा, ए इधर चला जाएगा तो ये आर ए हो गया और एल जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो रेजिस्टिविटी का तो फॉर्मूला हो गया आर ए अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी रो। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, देखो बेटा, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, है ना, यहां लिख देती हूं मैं, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनी, ओम मीटर। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। ठीक है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। ये आप याद रखना, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपका बन जाएगा आर ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। ठीक है, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है ओम मीटर। वो किस तरह से बनी वो आपको बताया। अब थोड़ा सा अच्छे से देख लो एक बार और डिटेल में, एक और स्लाइड इसकी बनाई हुई है। तो रेजिस्टिविटी क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि भाई कितने अमाउंट में वो करंट को रेजिस्ट कर रहा है, वो तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई उसकी। ठीक है, तो अमाउंट जो है वो रेजिस्टेंस है, अमाउंट मेजरमेंट जो है वो रेजिस्टेंस है, और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी है। ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार वापस से देख लो। हमें क्या पता है, हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, आर, ये हो जाएगा एल अपॉन ए। ये हटाया हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, तो रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए आ गया। अब क्या करेंगे, ए को यहां भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर ए, और एल जो है वो नीचे आ जाएगा और यहां बचेगा रो, इसको रो कहते हैं, आर एच ओ। ठीक है, सिंबल को। अब ये जो रो है, अगर इसकी ऐसा यूनिट हम, ये तो फॉर्मूला हो गया है ना, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। ऐसा यूनिट हमें देखनी है तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर। इन दोनों को हमने काटा तो हमें मिला ओम मीटर। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेना बेटा। ठीक है, कोई भी डाउट होती है तो पूछ लेना। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस का हमने देखा था, रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था भाई, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था, है ना। सेकंड, एरिया पे डिपेंड कर रहा था। थर्ड, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसका, उस पर डिपेंड कर रहा था। पहला, सॉरी, टाइप ऑफ मटेरियल, दूसरा लेंथ, है ना, और तीसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ये तीन चीजों पे पहले रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा था। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बेटा, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो फिजिकल कंडीशन है उस पे वो डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल कंडीशन। नेचर ऑफ मटेरियल अभी हमने देखा भाई, जितने भी सिल्वर जो है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने पढ़ा। अब भाई सिल्वर जो है, अगर मैंने छोटी वायर भी ली, है ना, सिल्वर का कंडक्टर, अगर मैंने छोटी वायर भी ली, छोटा कंडक्टर लिया या बड़ा कंडक्टर लिया, भाई इसके अंदर जो एटम्स हैं वो तो सेम अमाउंट में रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करेंगे ना। एटम्स थोड़ी चेंज हो रहे हैं, एटम्स तो सेम ही है। तो यहाँ नेचर ऑफ मटेरियल हमने देख लिया कि भाई रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल में जो है वो उस पर डिपेंड करती है। लेंथ में से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जितने अमाउंट में छोटी सी प्लास्टिक जो है रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करेगी, उतनी ही अमाउंट में बड़ी प्लास्टिक जो है वो भी रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करेगी। वो तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हुई, ऑलराइट, है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब भाई उसकी विशेषता हुई, विशेषता थोड़ी बदल जाएगी छोटी बड़ी होने से, विशेषता तो सेम ही रहेगी। फिर फिजिकल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे इस पे डिपेंड करता है बेटा, देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टिविटी भी कम हो जाती है। यानी कि अगर हम टंगस्टन का एग्जांपल लेते हैं तो टंगस्टन में क्या हो रहा है बेटा, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है ना, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है वहां पर भाई, टंगस्टन को यूज किया जाता है। फिर डाइक्रोम वायर है ना, नाइक्रोम वायर के अंदर भी क्या होता है, एलॉय होता है नाइक्रोम, है ना। नाइक्रोम में निकल और क्रोमियम को मिला के नाइक्रोम बनाया जाता है बेटा। ठीक है, अब वहां पर क्या हो रहा है कि भाई
जो हमारा जो निकल जो नाइक्रोम है वो क्या कर रहा है भाई, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वहां पर रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, या रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात हम करेंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि भाई जितने अमाउंट में, जैसे नाइक्रोम वायर को यूज किया जाता है आपका जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, गीजर्स, उनके अंदर देखा होगा आपने स्प्रिंग की तरह वायर होती है। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा टेम्परेचर होता जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जिससे कि हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है उसमें, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशंस के बारे में हमने बात कर ली और मटेरियल के बारे में हमने बात कर ली। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो हमने कैटेगराइज की रेजिस्टिविटी के बेसिस पर। हमने बोला भाई हमारे पास कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो लो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं और करंट को पास होने दे रहे हैं इजीली अपने में से। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं बेटा? वो मटेरियल होते हैं जिनमें हाई रेजिस्टिविटी होती है और ये अलाउ करते हैं करंट को अपने में से इजीली पास नहीं होने में, ठीक है, जल्दी से पास नहीं होने देते। तो वहां हमने गुड कंडक्टर की और बैड कंडक्टर्स की बात की थी, यहाँ पर हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में बात की है। तो अलॉय क्या होता है? अलॉय बेटा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ध्यान से सुना, अलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, अभी रिकॉल कर लो। अलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। अब ये जो अलॉय होता है ये किससे बना होता है? एक या एक से ज्यादा मेटल से। जैसे हमने नाइक्रोम की अभी बात की थी, निकल और क्रोमियम मिलके नाइक्रोम बना रहे हैं, ठीक है। अब जो अलॉय होता है उसकी वेरियस प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसको हीटिंग एलिमेंट्स में, अलग अलग अप्लायंसेस में हीटिंग एलिमेंट्स में यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब रेजिस्टिविटी जो होती है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के चेंज होने से चेंज नहीं होती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कि भाई किस टाइप का मटेरियल है उस पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। पहली चीज हमने देख ली। अब जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल की, उसकी जो रेंज होती है और अलॉयज की जो रेंज होती है वो कितनी होती है बेटा? 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। और इंसुलेटर्स में जो रेजिस्टिविटी की रेंज है वो 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर है। अब भाई यहाँ पर मेटल्स और अलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो है वो कम होगी और इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि वो तो रेजिस्ट कर रहा है ना, ठीक है। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटर्स हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जो रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की वो जनरली हायर होती है देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। अलॉयज के अंदर अगर मैं सिर्फ निकल की और क्रोमियम की बात करूंगी, सिर्फ निकल या क्रोमियम, तो वो उतना हाई अमाउंट में रेजिस्टिविटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। हाँ, इन दोनों को जब हमने जोड़ के नाइक्रोम बना दिया तब वो हाई अमाउंट में रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई अलॉय जो होते हैं जनरली वो हायर, उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की अगर हम बात करेंगे, निकल और क्रोमियम उतनी रेजिस्टिविटी प्रोवाइड नहीं करते जितना दोनों मिलके एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अलॉय होते हैं वो जनरली बर्न या ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, तो इसीलिए इनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है। अलॉय जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होते हैं इजीली। वो क्या करते हैं? वो हीट जनरेट करने लगते हैं, वो बर्न होके जो हमारा कनेक्शन होता है उसको ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है। ये हीट जनरेट करनी स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में, डिवाइसेस में यूज किया जाता है। अब जो कॉपर और एल्यूमिनियम है इनको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको पता है कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कम अमाउंट में रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए इनको ट्रांसमिशन लाइंस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट,
तो keep practicing, keep learning, and if you like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.